नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और शब्दों के वर्गीकरण में हम 3 तरह से शब्दों को पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर एवं अर्थ के आधार पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद प्रयोग या विकार के आधार पर। यानी कि जब आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनमें या उनके विकार के आधार पर, विकार अर्थात उनमें आने वाले परिवर्तनों के आधार पर। तो आज का टॉपिक शुरू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि कोई भी चीज हिंदी व्याकरण में आपको रटनी नहीं होती है, आपको समझनी होती है, नोट डाउन करनी होती है। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम अपने पिछले सेशन में काफी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं शब्दों के यहाँ पर शब्दों के बारे में, शब्दों का वर्गीकरण जो हमने किया है उसके बारे में। तो किस किस तरह से हमने यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण किया, कैसे कैसे हमने यहाँ पर शब्दों को पढ़ा। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं और इस प्रकार देखिए हमने इसको यहाँ पर पूरी तरह से आपको क्लियर करके बता दिया गया है। और अगर आप चाहें तो एक एक चीज जो अलग अलग है, जिस तरह से यहाँ पर कुछ शब्द मैंने हिंदी भाषा के आपको बताए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो तत्सम है, कुछ तद्भव है, कुछ देशज है, कुछ विदेशी है, कुछ संकर हैं। ठीक है, तो ये हमारे शब्दों के भेद है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर में तत्सम, उसके समान, यानी कि जो बिल्कुल जिस भाषा से लिए गए हों, अगर संस्कृत से लिए गए हैं तो संस्कृत के शब्द एज इट इज हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण आपने होमवर्क में लिखना था, लिख लिया होगा। तत्भव, उससे उत्पन्न, ये भी हमने यहाँ पर पढ़े। जैसे कि ये एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए हैं जो कि तत्सम और तद्भव शब्दों के अलग अलग हैं। आगे देशज या देशी शब्द, देशज या देसी शब्द जो हमारे देश की ही बोलियों और देश की ही भाषाओं से लिए गए जो शब्द हैं और वो हिंदी भाषा में अब इस तरह से प्रयोग किए जाने लगे हैं, इस तरह से उन्हें बोला जाने लगा है हिंदी भाषा में कि अब वो किसी बोली या किसी भाषा के नहीं लगते, अब वो लगता है कि हिंदी के ही हैं। ऐसे ही कुछ विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द यानी कि आपने देखा होगा कि जो हमारे शब्द होते हैं उनमें हम बहुत सारे अरबी, फारसी और चीनी, पुर्तगाली आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उनको भी हमने यहाँ पर पढ़ा। जिस तरह से आप देखेंगे, देखिए ये देशज और विदेशी शब्दों के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखने को कहा था। और उसके बाद हमने लास्ट में संकर शब्दों को पढ़ा। संकर शब्द यानी कि अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा। जैसे हिंदी और अंग्रेजी का मेल कराया, अंग्रेजी और फारसी का मेल कराया। तो इस तरह से जो अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं संकर शब्द। और उसके बाद हमारा आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने यहाँ पर पढ़ा था रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसको भी हमने यहाँ पर क्लियर किया। रूढ़ यानी कि जो वर्षों से प्रयोग होते आ रहे हैं, किसी प्राणी के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी स्थान के विषय में जो वर्षों से प्रयोग होते आ रहे हैं नाम, जिनका केवल एक अर्थ होता है। ये ध्यान रखेंगे कि इनका केवल एक अर्थ होता है, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक, योग, मेल, तो जहां दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, योग रूढ़।
अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर शब्दों को बांटा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा सार्थक, तो जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, उन शब्दों के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पर हमें 4 से 5 तरह के शब्द मिले, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और साथ ही आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो लास्ट हमारा टॉपिक था वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये आपने यहां तक अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। आगे कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक को। जो लास्ट हमारा पार्ट रह जाता है शब्द भेद का, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। नंबर 4 आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग, या इसको हम विकार के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, विकार यानी कि कोई परिवर्तन, विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द भेद। तो विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो 2 हैं। मुख्यतः 2 भेद हैं विकार के आधार पर। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका विकारी, नंबर 2 है आपका अविकारी। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, 2 तरह से हमने यहां पर अलग अलग भागों में बांटा है। नंबर 4 को वर्गीकरण किया है प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब क्या होते हैं ये विकारी शब्द, क्या होते हैं अविकारी शब्द? देखिए, सबसे पहले विकारी शब्द। देखिए, आपने देखा होगा कि कई बार आप जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों की जो विभक्ति होती है, शब्दों का के जो वचन होते हैं, पुरुष होते हैं, लिंग होते हैं, के कारण शब्दों का रूप बदलता रहता है ना। जब भी आप देखते हैं, अगर किसी वाक्य में आप देखेंगे कि कोई संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द जो प्रयोग हुआ है वो क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर और विभक्ति या काल के आधार पर। तो एक बार इसको परिभाषित करते हैं, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जिन शब्दों का रूप विभक्ति वचन पुरुष लिंग आदि के कारण बदलता रहता है।
उन्हें विकारी विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन, बदलाव या कोई चेंजेस। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो अपने रूप को परिवर्तित करते रहते हैं वाक्य में आए हुई विभक्ति के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर, तो उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। उन शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 आपके विकारी शब्द हैं। जहां पर संज्ञा शब्द आएगा वो आपका विकारी होगा, परिवर्तनशील होगा। जहां पर सर्वनाम शब्द आएगा वो आपका विकारी शब्द होगा। जहां विशेषण आएगा वो आपका विकारी शब्द होगा। जहां क्रिया आएगी वो आपका विकारी शब्द होगा। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? ये सब आपके विकारी शब्द हैं जो कि लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए, संज्ञा, लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। लड़की खेल रही है। लड़की खेल रही है। सर्वनाम, मैं पढ़ रहा हूं। सर्वनाम की बात कर रहे हैं तो मैं पढ़ रहा हूं। मुझे
पढ़ना है। मुझे पढ़ना है। विशेषण, यह चित्र अच्छा है। ये चित्र अच्छे ये चित्र अच्छे हैं। इसी तरह से क्रिया की अगर बात करें, वह जा रहा है। वे जा रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, जो संज्ञा शब्द है वो भी चेंज हो जाता है, सर्वनाम शब्द है वो भी चेंज हो जाता है, विशेषण शब्द है वो भी चेंज हो जाता है, और क्रिया है वो भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे लड़का खेल रहा है, इसी तरह से लड़की खेल रही है। तो लड़के लड़के में आप रोहन, मोहन, सोहन, श्याम कुछ भी लिख दें। श्याम खेल रहा है, तो इसी तरह से श्यामा खेल रही है। मोहन खेल रहा है, गीता खेल रही है। मैं पढ़ रहा हूं, सर्वनाम की अगर बात करें, मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, मुझे पढ़ना है। हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है। वे पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ना है। ठीक है, इसी तरह से विशेषण, यह चित्र अच्छा है। ठीक है, या ये चित्र अच्छे हैं, वचन के आधार पर यह चित्र अच्छा है, ये चित्र अच्छे हैं। या लिंग के आधार पे कहें तो राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है। ठीक है, तो चेंज हो रहा है हर जगह पे, अपना अपने रूप को परिवर्तित कर रहा है। चाहे आप किसी भी तरह से करें, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे वचन के आधार पर, चाहे काल के आधार पर, आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये जो है परिवर्तित होते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा है, इसीलिए इन्हें यहां पर विकारी शब्द कहा है। इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा है, क्योंकि इनके अंदर विकार आ जाता है, इनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, इनके अंदर चेंज आ जाता है। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्दों की। विकारी शब्द क्लियर हो गए सभी को? आगे बात करते हैं अविकारी शब्दों की। नंबर 2 है अविकारी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, रटना कुछ नहीं है। अविकारी, अ अर्थात बिना, विकारी अर्थात विकार के, यानी कि परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। जिन शब्दों में विभक्ति वचन, पुरुष, लिंग, आदि के कारण कोई
परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे सदा एक रूप में, यानी कि वो हर जगह एक ही रूप में, एक रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें अविकारी, अविकारी यानी कि जिनमें कोई विकार नहीं आता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अविकारी, या एक और शब्द इसके लिए है, कंफ्यूज नहीं होंगे, अव्ययी। अव्यय अर्थात जिसका कोई भी कुछ भी चीज खर्च नहीं होती, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। तो अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये भी सेम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4? अविकारी शब्द, सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण शब्द एक ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जो अब हर परिस्थिति में ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी कि ऐसे शब्द जो संबंध बताने का काम करते हैं, वे भी आपके अविकारी शब्द होते हैं, उनमें भी परिवर्तन नहीं आता। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अर्थात समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि वो किसी भी परिस्थिति में ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना काल के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, ना विभक्ति के आधार पर अपने आप को चेंज करते हैं। लास्ट, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? ये विस्मयादि बोधक शब्द क्लास 9th में है आप, इससे पहले भी सारी चीजें पढ़ी हुई है। तो क्या होते हैं ये विस्मयादि बोधक शब्द? विस्मयादि बोधक अर्थात जो विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और ये भी आपके अविकारी शब्द होते हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता, ना तो विभक्ति के आधार पर, ना वचन के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, और ये सदैव एक जैसे बने रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे इनका फटाफट से। देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की का अगर एग्जाम्पल लिखे, क्रिया की विशेषता बताता है लड़का बाहर बैठा है।
ठीक है। लड़की बाहर बैठी है। इसी तरह से संबंध बोधक, इसी तरह से समुच्चय बोधक, इसी तरह से विषमयादि बोधक। शब्दों का एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। दो दो एग्जाम्पल कम से कम लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्योंकि अगर आपको होमवर्क मिलेगा, अगर आप दोबारा से इसको घर पर एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये इजी होने वाला है, बहुत ही ज्यादा सरल होने वाला है समझने के लिए। तो बिल्कुल ये होमवर्क को आप कीजिए। जैसे हमने संबंध बोधक की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो संबंध बोधक में कुएं के पास महिलाएं खड़ी हैं, ठीक है, या कुएं के पास महिला खड़ी है, तो के पास शब्द दोनों में सेम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल इस तरह से बना सकते हैं। और समुच्चय बोधक की अगर बात करें, सीता व गीता आएगी, या राम व लक्ष्मण, राम सीता अथवा गीता आएगी, राम अथवा लक्ष्मण आएंगे। तो अथवा शब्द दोनों में एक जैसा। विस्मय बोधक की अगर बात करें, हाय बेचारा फेल हो गया, हाय बेचारी फेल हो गई। तो हर सिचुएशन में एक जैसा आपका ये शब्द रहने वाला है, अपरिवर्तनशील रहने वाला है, इसीलिए इसको अविकारी शब्द कहा है। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल लगभग सबके बनाएंगे, दो दो एग्जाम्पल सबके करेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो बच्चों लास्ट हमारा जो पार्ट था यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण जो लास्ट था वो हमने कर लिया है। और इसमें हमने लास्ट विकार के आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को भी पढ़ लिया है, यानी कि अविकारी शब्द और अव्ययी शब्द जो यहाँ पर है, विकारी शब्द जो है उन्हें हमने क्लियर कर लिया है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम एक पूरे पार्ट के रूप में, पूरे टॉपिक के रूप में आगे पढ़ेंगे। आज जो कुछ भी पढ़ाया है इसको घर पर रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क दिया है उस होमवर्क को कीजिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।